हेलो दोस्तों, ट्रिकी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्णमाला और उसके अच्छा उच्चारण स्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपका वर्णमाला से रिलेटेड टॉपिक जो किसी भी एग्जाम में आते हैं वो नहीं छूटेंगे। चलिए तो बिना डिले किए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्णमाला होता क्या है? वर्डों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहले हम वर्णमाला जानने से पहले वर्ड जानते हैं। तो वर्ड जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और जो वर्णमाला होता है वो वर्डों का समूह होता है। वर्णमाला को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर जिनको बिना किसी की सहायता से बोला जा सकता उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ड होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जो स्वर होते हैं उनको भी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय की आवश्यकता होती है, उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जिनकी संख्या 4 है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये जो है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। कुल मिला जुला के ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। तो ओवरऑल जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती हैं, 11 होती है। अब हम आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन ऐसे वर्ड होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के लिए जिनका उच्चारण स्थान में किसी न किसी उच्चारण स्थान जैसे कि कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा आदि की सहायता लेने पड़ती है, तो उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और इसको 5 वर्ग में डिवाइड किया जाता है। क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जिनकी संख्या 5 मिला के 25 हो जाती है। और ढ इनकी संख्या, जिनको हम उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, ढ और ढ को, इनकी संख्या 2 है। तो सब मिला के स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो 27 होती है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के तुलना में य, र, ल और व आते हैं। ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। ऊष्म और संघर्षी व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में मतलब एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, उससे हम ऊष्म या संघर्षी, जैसे एक खिसाव टाइप का होता है, उनको हम ऊष्म व्यंजन में रखते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, स, श, स और ह। संयुक्त व्यंजन, ये ऐसे व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, जिनका निर्माण दो व्यंजन से मिल के होता है, वो संयुक्त व्यंजन में लिए जाते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, जैसे कि छत्री, छ, त्र, ज्ञ और स्र। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन की संख्या जो है, ये उर्दू और फारसी के वर्ड हैं जिसमें ज और फ को लिया जाता है। जो ज होता है उस ज के नीचे नुक्ता लगा होता है और फ होता है, फ के नीचे भी नुक्ता लगा होता है। इनकी संख्या भी 2 होती है। तो कुल मिला के 27 स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और ऊष्म और संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है और आगत व्यंजन की संख्या 2 है। तो ओवरऑल 41 जो होते हैं हमारे व्यंजन होते हैं और स्वर की संख्या जो होती है वो 11 होती है। तो पूरे मिला के जो पूरे वर्णमाला की बात की जाए कि पूरे कितने वर्णमाला होते हैं हिंदी में, तो उनकी संख्या 52 हो जाती है। अब बात करते हैं व्यंजन के प्रकार घोष के आधार पर।
घोष के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण आते हैं और साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो हम अभी पिछले बार ही डिस्कस किए हैं, ऊष्म व्यंजन में हमारे स और ह आते हैं, जिनको हम अघोष के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा है हमारा सघोष। सघोष के अंतर्गत हम प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग व्यंजन को रखते हैं और साथ ही साथ जो अंतस्थ व्यंजन होता है, जो है य, र, ल और व, इनको भी हम सघोष के अंतर्गत रखते हैं। अब आते हैं हम प्राण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो प्राण के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और इसके साथ ही साथ जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन में हमारे य, र, ल और व, ये जो होते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब महाप्राण की बात की जाए तो महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण के आता है और साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी स और ह जो है ये महाप्राण के अंतर्गत आता है। अब जीभ के अग्र भाग के आधार पर स्वर का प्रकार। तो जीभ के भागों के हिसाब से हम जो होते हैं स्वरों को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग में कौन कौन से स्वर आते हैं, इसको आप इजीली कोरिलेट कर सकते हो। पहले हम ले लेते हैं मध्य भाग। मध्य भाग में सिर्फ और सिर्फ अकेला अ आता है। अब ऊपर हो गया हमारा अग्रभाग और नीचे जो होता है वो होता है पश्च भाग। तो अग्रभाग को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी ई, छोटी ई, ए और ए जो होते हैं वो अग्रभाग में आते हैं। और जो पश्च भाग है उसके अंतर्गत हमारा आ, उ, बड़ा उ, ओ और अ आता है। अब रही बात इसे याद करने की, तो पहले हमको क्या याद करना है, मध्य भाग में हम याद कर लिए कि आ आता है। अब बाकी पश्च भाग को अगर आप ध्यान से देखो तो तीन अल्फ़ाबेट, जैसे हम 3 बनाते हैं ना, 3 के अल्फ़ाबेट से मिलता जुलते जा रहे जितने भी जो स्वर होते हैं, देखिए आ जो है उसमें भी 3 का स्ट्रक्चर है, उ, बड़ा उ, ओ, और आ को भी काउंट करते हैं। ये जो है 3 वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो हमारे जो है ये हमारे आ जाते हैं पश्च भाग में। अब बाकी जो बचे इससे आप कोरिलेट कर सकते हो कि ये जो 3 वाले स्ट्रक्चर वाले वर्ड हैं वो पश्च भाग में आते हैं और बाकी अग्रभाग में इनको छोड़ दिया जाए तो वो अग्रभाग में आते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अब आते हैं अयोगवाह। अब अयोगवाह के अंतर्गत क्या आता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अयोगवाह की संख्या है 2 संख्या होती है। ये ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती और ये मुक्त होते हैं, ये किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। इनकी संख्या जो है वो 2 होती है, अंग और आह। अब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है, जो व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। जो संयुक्त स्वर हैं उनको हम छोड़ देते हैं और जो आगत स्वर हैं उनको भी छोड़ देते हैं। उनको हम लोग आगत व्यंजन है उनको भी छोड़ देते हैं। तो उन दोनों को जब हटा देते हैं तो 41 में से ये जो संख्या होती है ये क्या बोलते हैं, आगत स्वर 2 हट गया और हमारा संयुक्त स्वर को भी हटा देते हैं। तो हमारी इनकी संख्या 4 हो गई, इनकी संख्या 2 हो गई, 4 4 8। अब तो इन दोनों को हटा देते हैं तो लगभग जो व्यंजनों की संख्या होती है वो हमारी 33 होती है। अब मुखर विवर के आधार पर स्वर, मुखर विवर के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा जाता है। एक होता है संवृत्त, एक होता है अर्ध संवृत्त, एक होता है विवृत्त और एक होता है अर्धविवृत्त। अब संवृत्त होता है ऐसा जिनपे बोलने पर हमें जो है वो मुंह के खुलने के आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। तो संवृत्त जो होता है उसमें ई, ओ,
ओ ओ मतलब ऐसे स्वर होते हैं जिनमें आगे का जो मुंह होता है वो खुलता है, वो वृत्त की संरचना देती है, तो वो संवृत्त के अंतर्गत आता है, जिसमें ई ऊ और ऊ रखा जाता है। और अर्ध संवृत्त में होता है हमारा ए और ओ आता है। विवृत एक ऐसा स्वर है, जब हम आ बोलते हैं तो हम देखते हैं कि आ बोलने में जो हमारा जो मुख की आकृति बनती है वो पूरी तरीके से गोल आती है, तो उसको हम जो विवृत में रखते हैं। और सिर्फ आ ही ऐसा स्वर है जिसको बोलने में हमारा पूरा मुख खुलता है। और चौथा प्रकार है अर्धविवृत। अर्धविवृत मतलब कि जिसमें पूरा मुंह ना खुल के आधा मुंह खुलता है, वो अर्धविवृत में आते हैं। जैसे कि अ, ए, ओ और आ, ये सब जो है वो हमारे अर्धविवृत में आते हैं। अब रही बात हमको उच्चारण स्थान याद करने की, तो उच्चारण स्थान याद करने के लिए एक कविता बनाया। उस कविता के आधार पे आप जितने भी स्वर हैं, जितने भी व्यंजन हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या क्या है उसको आप इजीली याद कर सकते हो। अब कविता इस प्रकार है। अ कह विसर्ग कंठराम। अ यानी कि अ, क का अर्थ होता है कि पूरे क वर्ग के अक्षर क ख ग घ, और ह और विसर्ग, जितने भी विसर्ग अह वाले वर्ड हैं वो हमारे कंठ से बोले जाते हैं। इचयस से जानो तालु राम। ई और च वर्ग, च वर्ग में हमारा च, छ, ज और झ, और य और बड़ा वाला स जिसको हम सलजम स भी कहते हैं, इसको हम तालु से बोलते हैं। रिटयस पुकारा मूर्धा जी। ऋषिरा और ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और र, और षटकोण वाला जो सा होता है उसको हम मूर्धा से बोलते हैं। लतस पुकारो दंत जी। ल, त पूरा त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द और ध, और स जो होता है जिसको सरौता सा बोलते हैं उसको हम दंत से बोलते हैं। उप आते हैं ओष्ठ में। ऊ से हमारा ऊ हो गया, प से हमारा प वर्ग हो गया, वो जो होता है उसको हम ओष्ठ से बोलते हैं। केवल व दंतोष्ठ में, वह जो होता है उसको हम दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोलते हैं। ए कहे कंठ तालु। ए और ए ये दोनों ही एक ऐसे स्वर हैं जिनको कंठ और तालु की सहायता से बोला जाता है, क्योंकि आप अब इसको थोड़ा सा को रिलेट कर सकते हो। जैसे ए जो है वो हमारा अ और ई से मिलके बना होता है, ठीक है, तो अ जो होता है उसको हम कंठ से बोलते हैं, और ई जो होता है उसको हम तालु से बोलते हैं, और ए जो है वो अ और ई से मिलके बना है, तो इसलिए ए और ए जो होता है वो कंठ तालु से बोलते हैं। ओ औ कहे कंठोष्ठ से, और जो ओ और ओ है वो हमारा अ और ऊ से मिलकर बना है, ठीक है, तो जो अ है वो कंठ से बोला जाता है, और जो ऊ है वो हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। इस वजह से जो अ है वो हमारा कंठोष्ठ से बोला जाता है। नासिक से पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। इन दोनों का कोई वो नहीं है, बस एक पोएम को बनाने के लिए यूज किया गया। आई होप ये आपको पोएम अच्छा लगा हो। इस पोएम को एक बार याद कर लेंगे तो आप सारे उच्चारण स्थान को ईजिली याद कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। लाइक और शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।